बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेज की। मेज का हार्वेस्टिंग के बाद में मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि खेत में खड़ी फसल आपकी मैच्योर हुई है या नहीं हुई है। मैच्योरिटी पर ही तो आप हार्वेस्टिंग करोगे। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जो मक्का के भुट्टे हैं वो मैच्योर हो गए हैं। भुट्टे को जब आप छील के देखोगे तो सीड जो कॉप से लगा रहता है, सीड के बेस में आपको एक ब्लैक कलर की लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी इस तरीके की। उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई जो बीज है वो मैच्योर हो चुका है। इसके अलावा जो भुट्टा है उसके बाहर का जितना भी छिलका है, हस्क जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सूख चुका होगा और येलो टू ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके अलावा भुट्टे में मॉइस्चर परसेंटेज 25 से 30% होगा हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ध्यान रखना। अब करते क्या है, नॉर्मली रोटेट करके भुट्टों को पौधे से तोड़ लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर का जितना भी ये सूखा हस्क है सारा का सारा छील के हटा दिया जाएगा और जो भुट्टे हैं उन्हें हम अलग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का हस्क आपने छील के निकाला है इसी को हम बोल रहे हैं डीहस्किंग। ठीक है, उसके बाद में फिर इन भुट्टों को सुखाया जाता है ताकि थ्रेशिंग आसान रहे, इसके लिए इनको सुखाना ज़रूरी है। जब आप इन्हें सुखा लोगे अच्छे तरीके से तो मॉइस्चर परसेंटेज जो पहले हार्वेस्टिंग के टाइम पर 25 से 30% था गिर के 15 से 18% पे आ जाएगा। 3 से 4 दिन के लिए सुखाना है। सुखाने के लिए या तो आप सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर ड्रायर अगर नहीं है तो आप एक साफ सी जगह पे नीचे तिरपाल बिछा करके उससे भुट्टो को फैला दो और 3 से 4 दिन के लिए सुखाओ। उसके बाद में फिर हम शेलिंग करते हैं यानी कि थ्रेशिंग। सीड को भुट्टे से अलग करेंगे तो बीज अलग हो जाएंगे और जो वेस्ट है वो अलग हो जाएगा। अब इसके लिए मेज़ की जो मैकेनाइज मेज़ शेलर होते हैं वो भी आते हैं कि आप भुट्टे को उसमें डाल दो, दाना अपने आप अलग हो जाता है। अब बस इस प्रोसेस में ये याद रखना है कि जो शेलर की स्पीड है वो आपको रेगुलेट करनी है ताकि सीड के अंदर का एम्ब्रियो यहाँ पे डैमेज ना हो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो ग्रेन आपने सेपरेट कर लिए इनको सुखाया जाएगा। इनको सुखाना पड़ता है ताकि फंगस वगैरह का इन्फेक्शन ना हो, पेस्ट वगैरह ना लगे। अब आपका पर्पस क्या है, आपको अगर सीड के तौर पे इसको स्टोर करना है तो 11 से 12% मॉइस्चर पर आप इसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्रेन पर्पस के तौर पे इस्तेमाल करना है यानी कि खाने के लिए तो 13 से 14% मॉइस्चर पे आपको इसे स्टोर करना होगा। तो ध्यान रखना, ग्रेन पर्पस के लिए 13 से 14% मॉइस्चर और अगर सीड पर्पस के तौर पे स्टोर करना चाह रहे हो तो 11 से 12% मॉइस्चर। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे सुखाने के लिए या तो नॉर्मली धूप में सुखा सकते हो, ये त्रिपाल बिछा करके साफ सी जगह पे उस पे सारे के सारे दानों को फैला दो, 3 से 5 सेंटीमीटर की लेयर रखो, हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा सा हाथ से चलाते रहो और सुखा लो धूप में। इसके अलावा चाहो तो मैकेनिकल हॉट एयर ड्रायर आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो सुखाने के लिए। अब उसके बाद में कर दी जाती है विनोइंग, यानी कि इसको साफ करना पड़ेगा पूरे के पूरे लॉट को। ये जितना भी सीड है इसमें सीड तो है ही है लेकिन इसके अलावा इसमें भुट्टे के टुकड़े भी हैं, कुछ कॉब के पीसेस भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसके अलावा धूल भी है, मिट्टी भी है। इसके अलावा इसमें वो सीड भी हैं जिनमें थोड़ी सी बीमारी वगैरह लगी हुई है, हल्के सीड्स भी हैं, छोटे सिकुड़े हुए सीड्स भी हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा और प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। विनोइंग यहाँ पे आप जो है विनोइंग फैन आती है उनका भी चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्लीनर कम ग्रेटर मशीन आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में कलर और साइज़ के बिहाफ पे, सीड के कलर और साइज़ के बिहाफ पे ग्रेडिंग कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद में बात आती है पैकेजिंग की, यानी कि पैकिंग और स्टोरेज। जूट के बोरों का इस्तेमाल होता है पैकिंग के लिए। जूट के बोरों का यहाँ पे हम पैकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, दानों को भरने के लिए। जूट के बोरे में सारी की सारी सीड्स को भर के पैक कर लिया जाता है क्योंकि इसमें हवा पास होती रहती है। याद रखना जिस गोडाउन में स्टोर करोगे बोरों को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा लकड़ी के पार्टों पे बोरों को आपको अरेंज करना है और दीवार से सटा के नहीं रखना, कम से कम 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। ये जो लकड़ी के पार्टे हैं इन्हें हम बोलते हैं वुडन पैलेट्स। इनके ऊपर बोरों को अरेंज कर दिया जाता है जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान रखना। और दो पार्टों के बीच में कम से कम आपको गैप रखना है कि हवा पास हो पाए और दीवार से कम 1.5 फीट का गैप रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मूंगफली में पढ़ा था कि अगर मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर एस्परगिलस
फ्लेवर्स जो फंगस है उसकी ग्रोथ हो सकती है, और वहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन हमने देखा था। मक्का की केस में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर मॉइस्चर परसेंटेज यहाँ पे 15% के ऊपर जाता है और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्चर परसेंटेज 15% से ज़्यादा और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो फिर यहाँ पे एस्परगिलस फ्लेवर्स जो फंगस है उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मक्का में आपका अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन आ जाएगा। ये ध्यान रखना। अब क्योंकि पोल्ट्री फीड में ज़्यादातर मक्का का इस्तेमाल होता है, तो अगर इस मक्का में अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन 20 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा हुआ, 20 ppb से ज़्यादा हुआ, तो सारे के सारे मुर्गी वगैरह जो पोल्ट्री फार्म में हैं उनकी डेथ यहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही संभल के इसको सुखाने की ज़रूरत है। 15% से ऊपर अगर मॉइस्चर परसेंटेज चला गया तो सीधे यहाँ पे एस्परगिलस फ्लेवर्स की ग्रोथ हो जाएगी और अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा जब इसकी स्टोरेज करी जाती है तो कुछ स्टोर ग्रेन पेस्ट भी यहाँ पे हैं, जैसे कि मेज़ वीवल है, वो पूरे ग्रेन को अंदर से खा के खोखला कर देता है। इसके अलावा एक मॉथ होता है जिसे हम एनगोयोमस मॉथ, ग्रेन मॉथ जो है उस वो बोलते हैं। ये स्पेलिंग ध्यान रखना, ANGOUMOIS, एनगोयोमस ग्रेन मॉथ। ठीक है। अब पेस्ट की प्रॉब्लम ना हो गोडाउन में, इसके लिए सब स्टोरेज से पहले जब आप बोरों को वहाँ पे स्टोर कर रहे होगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे फ्यूमिगेशन करना है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट का इस्तेमाल करके। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो टैबलेट आती है, सल्फास जिसे बोलते हैं आसान शब्दों में, उसका इस्तेमाल करके, उसकी टैबलेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा पूरे गोडाउन में, और उसके बाद यहाँ पे बोरे लगाने शुरू करने हैं। इसके अलावा जैसे आज शेलिंग तो हमने कर ली, तो शेलिंग के बाद में जो हमें फिर वो खाली भुट्टा मिलता है, मतलब जो उसका वो खाली वाला भाग मिला सीड निकालने के बाद में, खाली कॉप जो मिला, उनका इस्तेमाल किस में करा जा सकता है, तो फर्फ्यूर ऑयल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन में वो काम में आ जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जलाने के काम में ले लेते हैं फ्यूल के तौर पे। इसके अलावा एक मेज़ का बाई प्रोडक्ट और होता है, मेज़ ग्लूटेन मील जिसे बोलते हैं हम। इसमें 60% प्रोटीन होता है और इसका इस्तेमाल एनिमल फीड के तौर पे होता है। ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हैं, पहला तो मेज़ वीवल और दूसरा यहाँ पे एनगोइमिस ग्रेन मॉथ, एनग्यूमोइस ग्रेन मॉथ। ठीक है। अब देखो एक एक करके मैं सारी फोटोज दिखाता हूँ। ये देखो, ये भुट्टा पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है। ये इसके ऊपर का जितना भी हस्क था, छिलका, वो पूरे तरीके से पीला या ब्राउनिश पड़ चुका है, सूख गया है। सीड पूरे तरीके से तैयार है। अब इसे जो है यहाँ से तोड़ के निकाल लिया जाएगा, घुमा के रोटेट करके तोड़ लेते हैं। ये सूखा हुआ हस्क है, देखो ऊपर के छिलके, ये देखो इस तरीके से सूख जाते हैं। और ये नीचे जो मैं बता रहा हूँ ना, बीज जो लगा हुआ है भुट्टे का, भुट्टे में बिल्कुल बेस से सेंटर से अटैच रहता है, और बेस में इस तरीके की आपको ये जो सीड का अटैचमेंट कॉप के बिल्कुल अंदर के बेस से रहता है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लेयर देखने को मिलती है मैच्योरिटी पर, इसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैच्योर हुआ नहीं हुआ। ये सोलर ड्रायर होते हैं, इसमें आप वेजिटेबल वगैरह सब चीज़ों को सुखा सकते हो। इसके अलावा इस तरीके से एक साफ सी जगह पे तिरपाल बिछाकर सारे भुट्टों को सुखा लिया जाता है। अब ये जो है, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे शेलिंग मशीन है। ये देखो ग्रेन अलग निकाल लिए, ग्रेन निकालने के बाद में इस तरीके से बचता है। इसका इस्तेमाल फर्फ्यूर ऑयल वगैरह या इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे या इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा ये देखो, ये ड्राइंग के लिए मशीनें होती हैं। ये सीड्स को तिरपाल वगैरह पे धूप में सुखा रखा है। ये विनोइंग फ़ैन है, विनोइंग फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो क्लीनिंग और ग्रेडिंग की मशीन होती है कॉम्बाइन, उसका भी इस्तेमाल करा जा सकता है। जिससे हम कहते हैं ना, ये जो है क्लीनिंग कम ग्रेडर मशीन, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। ये रही, दोनों काम एक ही साथ एक बार में हो जाएंगे।
बोरे जो मैंने बताया जूट के बोरों का इस्तेमाल होगा, लकड़ी के पाटे लगेंगे नीचे, उनके ऊपर बोरों को अरेंज करना है इस तरीके से कम 1.5 फीट का गैप छोड़ना पड़ेगा। ये देखो अफ्लाटॉक्सिन, ये जो है अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन उसमें हो गया है मक्का में। ये एस्परगलस फ्लेवर्स की ग्रोथ हो गई है पूरी की पूरी। ये देखो यहाँ काला काला हो गया है पूरे पे कैसा, ये देखो ये पूरे सारे भुट्टे खराब हो गए। ये देखो ये मेज वीवल है और ये मौत है, जो ग्रेन मौत में बता रहा था वो यही वाला है। ये मेज वीवल है और ये ग्रेन मौत है। ये गोडाउन में देखो इस तरीके फ्यूमिगेशन करना पड़ता है पहले सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करके। ये मेज ग्लूटेन मील है। ये फरफ्यूराल, ये सल्फास की गोलियां हैं। और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।